हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो जो लोग यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे उनके एग्जाम डेट में बदलाव हुआ है। आई नो आप सभी का मोटिवेशन डाउन हुआ होगा, क्योंकि ऐसे बार बार चौथी बार ऐसा हुआ है जो आपकी एग्जाम डेट है उसमें चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन तो हो ही रहा है, बट यहाँ पे आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए, क्योंकि जरूरत है मेहनत करने की। आप सभी जानते हो नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, नॉलेज हमेशा कहीं ना कहीं आपकी हेल्प जरूर करेगी। सो बेसिकली आप जैसे स्टडी कर रहे थे वैसे ही करिए, वैसे ही प्रैक्टिस सेशन लीजिए। और आज भी मैं आपको करा रही हूँ आपके होम साइंस के, चाहे आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की या DSSS बीपीएससी, एनी एग्जाम जहाँ पे आपके होम साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी एग्जामों में आपको हेल्प करने वाले हैं। इवन मैं बात करूं तो यूजीसी नेट एग्जाम में भी, ठीक है। हालांकि नेट एग्जाम के कुछ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, कुछ लेंदी होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन शॉर्ट भी आते हैं जहां से आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका विश्वास सीरीज है जो कंटिन्यू तरीके से चल रहा है उसकी ऑलरेडी पीडीएफ बनी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल क्लासेस मिले तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां लाइन टू लाइन आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप नेट के लिए क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आज का सेशन आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इन फ्यूचर जो भी नोटिफिकेशन होंगी वो आपको मिल जाएंगी, एंड बने रहिएगा इस चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया कि भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है खनिज लवण, वसा, प्रोटीन या फिर डी है उपयुक्त सभी। ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो बताइएगा आंसर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, मैं एक चीज आपको ये कहूंगी कि कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हमारा उन पे कंट्रोल नहीं होता है। तो ये भी चीज आपका जो एग्जाम बार बार चेंजेस होते हैं, इसमें चाह के भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। सो सिंपल सी चीजें हैं जो हम कर पा रहे हैं उन्हें तो करें, हमारे बस में है, हमारी स्टडी, हमारी मेहनत, वो हम कर सकते हैं, तो उन्हें हमें अच्छे से करना चाहिए। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा इस बारे में, एग्जाम नहीं होगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके से आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। तो वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, ये सारे क्या हैं, प्राणी भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होते हैं। प्राणी जगत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो दूध और दूध से बने जो पदार्थ हैं, जैसे आपका मक्खन हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, ये सब क्या है, वसा प्राप्ति के स्रोत हैं, ठीक है। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, ठीक है, सूखे मेवे वगैरह। वहीं अगर हम बात करें तो आपका प्रोटीन और विटामिन आपके मांस है, मछली है, अंडे हैं, दूध और दूध से बने जो पदार्थ है उनसे हमें मिल जाता है। वनस्पति स्रोत की बात करें तो सोयाबीन है, दाल है, मटर, मूंगफली, हरी सब्जियां, फल वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। सो आंसर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया आपसे कि भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है या होते हैं सुपोषण, कुपोषण, स्वस्थ जीवन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भोज्य पदार्थ यानी जो खाने पीने वाली चीजें हैं उनमें मिलावट से क्या हो जाता है, ये आपको बताना है। सो राइट आंसर होगा आपका कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन। आप जानते हैं कुपोषण कैसे हो जाता है। कुपोषण में क्या होता है कि अगर भोज्य पदार्थों की मात्रा यानी जिनमें पोषक तत्व भी मौजूद हो, या अत्यधिक कम हो जाना या ज्यादा हो जाना, दोनों ही स्थिति में कुपोषण के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो जब कोई भी भोज्य पदार्थ बाजार में कम मात्रा में उपलब्ध होता है तो जो मुनाफाखोर होते हैं, जो व्यापारी वगैरह होते हैं, उनकी कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, उनमें मिलावट करते हैं कि देखो कमी भी पूरी हो जाएगी, देन हमको लाभ भी होगा। कोई चीज मात्रा में कम है, हमने उनको अलग चीज मिला के हमने उनकी मात्रा बढ़ा दी। पहली बात तो बढ़ा दी मात्रा, तो उससे भी हमको लाभ मिलेगा, है ना। और गर्मियों में देखो दूध की मात्रा में कमी हो जाती है तो दूध विक्रेता क्या करते हैं, दूध में पानी, अरारोट और कृत्रिम दूध मिला देते हैं, ठीक है, जिससे दूध जैसा आपको दिखेगा लेकिन दूध जैसा वो होगा नहीं, मतलब कलर आपको बिल्कुल व्हाइट व्हाइट ही लगेगा। और आजकल तो जानवरों में भी इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है, इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो शायद हम कहते हैं ना कि हम इतनी अच्छी चीजें खा रहे हैं फिर भी हमें बीमारियां क्यों हो रही हैं। तो रीजन यही है कि जहां से चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं वहीं से ही गड़बड़ हो रहा है। हम जो चीजें लेते हैं हम देख सुन के लेते हैं, अच्छी तरीके से लेते हैं, लेकिन जब
ज्यादातर लोग यही चीज कर रहे हैं, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए सारी चीजों में मिलावट कर रहे हैं, और सेम ऐसी ही चीजों की मिलावट करते हैं जिससे हमें पता ही नहीं चलता इसमें सच में मिलावट हुई है या नहीं हुई है। और वही धीरे धीरे हम खाते हैं और लास्ट में जाके वो हमें क्या करते है, फिर वो अलग टाइप के परिणाम देगा। तब हमें समझ में आता है कि यस, हमने ये जो चीजें खाई हैं वो नुकसान कर रही हैं। तो बी अवेयर, हर चीज में थोड़ा सा सतर्कता बरतो, शुद्ध चीजें खाने की कोशिश करो, ज्यादातर कोशिश करो कि बाहर की चीजें आपको ज्यादा ना खानी पड़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं आपका भूंजने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? जल द्वारा पकाने की विधि में, वाष्प द्वारा पकाने की विधि में, चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में, या फिर वायु द्वारा पकाने की विधि में? जल, वाष्प, चिकनाई या फिर वायु? देखिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर आपका होगा वायु द्वारा पकाने की विधि में, यानी एयर कुकिंग मेथड। ठीक है, तो खाद्य जो सामग्री है उसको पकाने की एक व्यापक विधि है, वायु के माध्यम से जो पाक क्रिया होती है वो की जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो गर्म वायु का यूज इसमें हम करते हैं, और इस विधि को 3 रूपों में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे एक तो आपका क्या हो गया, भूनना हो गया, दूसरा आपका सेकना हो गया, और तीसरा हो गया भट्टी या तंदूर में पकाना। इसमें पकाना, भट्टी या तंदूर में पकाना। तंदूरी रोटी जो खाते हो ना, भट्टी और तंदूर में पकाते हैं। आप बफर सिस्टम में भी जाते हो, शादी ब्याह में जाते हो तो एक तरफ वो फेंकते रहते हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे, ऑप्शन है आपके, बढ़ जाती है, रुक जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर डी है कोई भी नहीं। तो रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे क्या हो जाती है, आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 40 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे क्या हो जाती है, ऑप्शन जो बी है रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में जो शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे क्या हो जाती है, रुक जाती है। इस ताप पर जो भोज्य पदार्थ के जीवाणु हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और पनप नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे डी दिया है, करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं बाद में करेक्ट कर दूंगी। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है पूछा गया है। फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, बी है इनमें निहित वायु को बाहर निकाल कर सील बंद करना, सी है उसे धीरे धीरे पकाना, उसमें सदर गंधक का अम्ल मिलाना, और डी है उसके सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बताइएगा। तो यहाँ बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन डी, यानी उसके सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए कुछ बातें मतलब थोड़ा आवश्यक है, वो कौन से, कि फलों के जार या बोतलों को पर्याप्त रूप से क्या करना, गर्म करना, उसमें जो वायु है उसको बाहर निकाल कर सील बंद करना ताकि जो बाहर की वायु है वो अंदर ना जा सके, फलों के संरक्षण के लिए उन्हें धीरे धीरे क्या करना, पकाना। तो ये जो चीजें हैं ये जानना जरूरी है, सॉरी। ठीक है, भंडार, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए। ऑप्शंस हैं, डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर यूं ही रखना चाहिए, बी है डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, सी है डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए, और डी है तेल वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। ठीक है, तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ पे बता दूं, राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी तेल वस्त्र उसके चारों तरफ क्या करना चाहिए, रगड़ देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है नमक, नींबू का रस, गंधक अम्ल या फिर आलू।
तो क्या मिलाते हैं, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम जमाने के लिए क्या मिलाया जाता है, सो मिलाया जाता है आपका नींबू का रस, ठीक है, लेमन जूस। तो यहाँ पे ये मिलाया जाता है एक खटास के लिए, ठीक है। और खटास के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका साइट्रिक अम्ल है, ठीक है, और आपका टर्टरिक अम्ल है, ठीक है, तो ये मिलाया जाता है। अगर साइट्रिक अम्ल नहीं है तो आप नींबू का रस डाल सकते हो, ठीक है। और जो खटास है जैम जेली तैयार होने के लगभग 5 से 6 मिनट पहले हम मिलाते हैं। कितने मिनट, 5 से 6 मिनट पहले हम इसको मिलाते हैं, याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षण, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी से संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है, अंचलाधिकारी, बी है सहायक नर्स मिडवाइफ, सी है पशु चिकित्सा अधिकारी या फिर डी है कृषि पदाधिकारी। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है आपका सहायक नर्स मिडवाइफ, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बाल विकास सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षण, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी से संपर्क स्थापित करने में आपका जो मिडवाइफ है, ठीक है, वो प्रमुख सहयोग करते हैं। तो बच्चों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार और जो स्थानीय निकाय हैं वो बाल रक्षा केंद्र खोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत है, मीजल्स, जर्मन मीजल्स, सी है चिकन पॉक्स तथा चेचक, और डी है उपरोक्त सभी। तो वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत है, ये आपको बताना है, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे सो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी, ये आपका सही आंसर होगा। तो जो वायरस मतलब जो विषाणु है द्वारा शिशुओं में होने वाले जो सामान्य छूत या हम रोग कह रहे हैं, जैसे आपका खसरा, ठीक है, आपका मीजल्स जिसे हम कह रहे हैं, जर्मन खसरा, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, चेचक आदि, ये सारी चीजें हैं। तो खसरा पॉलिनोसा मोरबिलसा नामक विषाणु से फैलता है, और इसमें क्या होता है कि रोगी के शरीर में छोटे छोटे से लाल लाल से दाने निकल आते हैं, ठीक है। तो छोटी माता के लिए याद रखेंगे वेरिसेला जीवाणु के उपजाति से ये फैलता है, और रोगी जो होता है उसे सांस या छींकों द्वारा ये हो जाता है, ठीक है। और चेचक की अगर हम बात करें तो चेचक आपका वेरियोला विषाणु द्वारा फैलता है। कैसे फैलता है, वेरियोला विषाणु द्वारा फैलता है, जो वायु द्वारा रोगी से सीधे संपर्क से ये हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो रोगी होता है उसे बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, जुकाम होगा, उल्टियां वगैरह होगी, और शरीर में दाने वगैरह निकल आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं, बेसली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, बी है हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, सी है टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना, और डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के सामने, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और बताएं आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, आप सभी जल्दी जल्दी से बताइए। डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी ये आपका करेक्ट आंसर है। तो जो ये डिप्थीरिया है तो ये आपका बच्चों में फैलने वाला संक्रामक रोग होता है, ठीक है। डिप्थीरिया उत्पन्न करने वाले जीवाणु को हम क्या कहते हैं, उनका नाम याद रखेंगे, पोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है। क्या नाम है इनका, पोरिनोबैक्टीरियम, ठीक है, डिप्थीरियाई, डिप्थीरियाई, ठीक है। तो ये रोग धीरे धीरे बढ़ता है और डिप्थीरिया के परिणाम गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, हृदय और गुर्दे प्रभावित होते हैं, टॉक्सिन और स्नायु तंत्र पर भी प्रभाव पड़ने से क्या हो जाता है, लकवा हो जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी है करेक्ट, ठीक है। कुष्ठ रोग के लक्षण आपसे पूछा गया है कि कुष्ठ रोग के लक्षण हैं, पहला है संवेदन की अनुभूति का समाप्त हो जाना, बी है नाड़ियां बढ़ जाना तथा कोमल हो जाना,
सी है त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े होना, और डी है उपरोक्त सभी। तो कुष्ठ रोग के लक्षण आपको बताने हैं क्या है। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कुष्ठ एक संरचनशील रोग है। यह रोग आपको माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम आपका लेप्री। ठीक है, मेरी तो हैंडराइटिंग भी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, एक बार मैं फिर लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, इसके द्वारा ये फैलता है। तो इस रोग के लक्षण क्या है, त्वचा में बड़ी बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े हो जाते हैं, नाड़ियां बढ़ जाना, कोमल हो जाना, शरीर के जिन स्थानों पर यह रोग होता है वहां संवेदनशीलता समाप्त हो जाना, ये सभी क्या है, इस सबके लक्षण होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ेंगे। अब आजकल मच्छर तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन पढ़ना तो लाजमी है। मलेरिया होता है, आपका ऑप्शन है मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से, नर एनफ्लीज मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, या फिर डी है उपरोक्त किसी से नहीं। ठीक है, तो इसका तो आप सभी भली भांति आंसर दे देंगे, क्योंकि डेंगू मलेरिया बहुत कॉमन अब हो चुका है, डेंगू भी बहुत ज्यादा मात्रा में हो चुके हैं, मलेरिया में तो पता ही नहीं चलता बहुत जल्दी। ठीक है, क्योंकि बुखार इंसान को आता है, उन्होंने पैरासीटामोल खा लिया, थोड़ी देर बाद बुखार खत्म। तो यहाँ पे बात करते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि जो मलेरिया रोग होता है ये एनफ्लीज मादा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो मादा यानी स्त्री की बात हो रही है, उनके काटने की वजह से ये हो जाता है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा मच्छरों से बचना होगा, ऐसी चीजें करनी होंगी जिससे आपको मच्छर ना काटे, गंदगी वगैरह ना हो, कहीं पानी जमा ना हो, कूलर में अगर आपने बहुत लंबे समय से पानी भर रखा है उसको आप चेंज करें, मच्छरदानी का यूज करें, मोर्टीन अलाउट वगैरह इस्तेमाल करें। तो ये जो आपकी चीजें हैं वो नहीं बढ़ेंगी। बाकी अगर आप सोच रहे होंगे कि पता कैसे चलेगा कि मुझे मलेरिया हो गया है, तो कई बार क्या होता है बुखार चढ़ता और उतरता है, कहीं आपको ठंडी बहुत ज्यादा लगने लगेगी, फिर आपको अचानक गर्मी लगेगी, फिर अचानक ठंडी लगने लगेगी, तो ऐसे सिम्टम्स आपके आते हैं और मच्छर आपके तलवे की गंध के से अट्रैक्ट होकर आपको जल्दी काटते हैं। तो यहाँ पे साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दें, मच्छरदानी वगैरह का इस्तेमाल करें। आप जानते हैं कि नर तो नहीं काटते हैं, क्योंकि नर तो आपके 6 से 7 दिन तक जीवित रहते हैं, वहीं आपके जो मादा है मच्छर वो आपके 6 से 8 सप्ताह तक जीवित रहते हैं। तो इनकी उम्र भी ज्यादा होती है नर मच्छर की अपेक्षा मादा मच्छर का, और उसके साथ साथ इनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है कि बच्चे पैदा करने, मतलब एक तरीके से अब उनकी भी तो संख्या बढ़ती है, एक तरीके से अगर हम बात करें तो उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन उनको हमारे खून के द्वारा मिलती है, इस वजह से वो लोग हमें चूसते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ना कि भाई मच्छर खून चूस रहे हैं, जैसे जहां पे बैठ जाते हैं वहां पे देखो कितना सारा ब्लड भी लग जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि मच्छरों से निजात पाने के लिए मच्छरदानी, प्रोटीन और आसपास की सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, मतलब वो भी मच्छर भी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उनको प्रोटीन की जरूरत होती है, इसलिए वो हमारा खून चूसते हैं। ठीक है, मतलब उनके पास भी एक मोटिव है ना, हाँ, खून चूसने का, जबरदस्ती उनका मन थोड़ा ना करता, उनके लिए भी आवश्यकता है इस चीज की। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है, हाइड्रोफोबिया, बी है रेबीज, सी है मियादी बुखार, या डी है यूकहा। तो बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है, तो बताइएगा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे 2 आंसर करेक्ट होंगे, एक तो आपका हाइड्रोफोबिया है और दूसरा है आपका रेबीज। ठीक है, ए एंड बी। तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया पशुओं और मुख्यतः कुत्ते से मनुष्य में संक्रमित होने वाला रोग है, जिनके काटने या संपर्क द्वारा हो जाता है। आप जानते हैं कुत्ते से भी बहुत भयानक सा हो जाता है, यानी जो इंसान है वो पानी से डरने लगता है, और धीरे धीरे करके, अभी एक केस आपने देखा ही होगा, बच्चे वाला केस था जिसमें बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, उसने बताया नहीं अपने पेरेंट्स को, जिसकी वजह से वो चीजें फैल गई और उसकी वजह से वो क्या हो गया, पूरी पागलों की तरह हरकत करने लगा, पानी से बहुत ज्यादा डरने लगा, बॉडी वगैरह कांपने लगी, तो बहुत सारी चीजें उसके साथ हुई। तो या कुत्ता वगैरह काटता है, आप ऐसे संपर्क में आते हैं, कई बार पागल कुत्ता काट लेता है तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये घातक विषाणु जनित रोग है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये इफेक्ट करता है, और यहाँ पे बात करें तो ये जानवरों से काटने से होता है।
तो उनके लार में विषाणु या जैसे रेबीज विषाणु मौजूद होते हैं, जिनसे पीड़ित व्यक्ति सिर दर्द होता है, हल्का बुखार होता है, ये सारे लक्षण आपको समझ में आएंगे। अगर मान लो शोर हुआ, तेज आवाज हुई या हवा, जल, इन सारी चीजों से वो व्यक्ति डरने लगता है, मतलब उसको उस चीज से डर लगने लगता है। जैसे आप साउंड बहुत तेज से सुनाई दिया, या हवा उसको छू के निकली ठंडी, या जल उसके सामने आप पानी लेके गए तो भी वो क्या करने लगेगा, इन सारी चीजों से डरने लगेगा। ठीक है, तो इसके बचाव के लिए एंटी रेबीज टीका लगाया जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं आपके, पाचन तंत्र के कष्टों को देखने हेतु सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना। बी है रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना। सी है शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना। और डी है इनमें से सभी। तो ये चारों ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हुए हैं, आपको देखना है और बताना है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर आपका होगा इनमें से सभी। तो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन करेक्ट है। तो पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, मतलब ऐसा आहार उन्हें देना जो पचे, मतलब ऐसा बहुत ठोस पदार्थ नहीं देना है, ऐसा लिक्विड फॉर्म में अगर आप चीजें देंगे उनको, लिक्विड पदार्थ दलिया और आपका जो खिचड़ी वगैरह है इस तरीके का देंगे तो वो पचाने के काम आएगा, उन्हें बॉडी भी उन्हें हल्का फील करेगी। रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त क्या देना, विश्राम प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए 50 से 100 ग्राम, 100 से 120 ग्राम, 100 से 125 ग्राम, 200 से 300 ग्राम और 300 से 350 ग्राम। बताइएगा उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए, कितना देना चाहिए आप बताइएगा, कितना प्रोटीन देना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी 100 से 125 ग्राम। ठीक है, तो मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए हमें कई सारे आहार पोषक तत्व की जरूरत होती है भाई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, बहुत सारी चीजें है ना। तो इनमें से प्रत्येक की मात्रा शरीर की अवस्था और आवश्यकता के अनुसार बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अत्यधिक प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता समान रूप से जो आपकी गर्भवती स्त्रियां हैं, शिशु हैं, आपके किशोर हैं, उनको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है ताकि वो शारीरिक विकास उनका अच्छे से हो सके। ठीक है, वहीं प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ आपकी मांसपेशियां हैं, आपकी हड्डियां हैं, आपकी त्वचा है, इन सब का क्या करते हैं, विकास करते हैं, साथ साथ आपकी जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं, यानी आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम है, इसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन युक्त आहार में लगभग हम कितना 100 से 125 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन प्रतिदिन के भोजन में हम सम्मिलित करेंगे। दाल है, दूध है, पनीर है, अंडे हैं, मांस है, इन सब से हमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। और जो लोग वैसे करते हैं, मतलब जिम वगैरह करते हैं, उनको भी प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा की जरूरत होती है क्योंकि उनकी मसल्स का डेवलपमेंट होता है, तो इस वजह से टूट फूट होती है, तो ज्यादा मात्रा में उनको इस चीज की जरूरत पड़ती है। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और पूछा गया है ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितने कैलोरी देना चाहिए। ज्वर मतलब जिनको बुखार हुआ हो, फीवर हुआ हो। 3000, 2700, 200 से 300 ग्राम या फिर 300 से 350 ग्राम। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो जो बुखार से पीड़ित व्यक्ति है उनके बारे में आपसे पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है 2700। यहाँ पे याद रखेंगे 2700 जो कैलोरी है वो उन्हें देना चाहिए। तो ज्वर का अर्थ तो आप समझ सकते हैं कि शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाना, तभी आपको बुखार हो जाता है। तो बुखार की अवस्था में हम क्या करेंगे, बात यह है हमारी जो बॉडी है वो बहुत कमजोर फील करने लगती है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब एक तरीके से बहुत कमजोरी होती है। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, इतनी आपको कैलोरी देनी चाहिए, मतलब जो अवस्था है सामान्य अवस्था से हम दुगनी कैलोरी उनको दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं।
मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त भाग में, सी है दांत में और डी है किसी में नहीं। ठीक है, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां बताइएगा आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है वो मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो मात्र कोशिका से 4 संतति जो अगणित कोशिकाएं हैं वो बनती हैं, और जो संतति कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो अगणित होने के साथ साथ आनुवांशिक भिन्नता इसमें थोड़ा सा पाई जाती है। तो इसी विभाजन के कारण जो संतानें होते हैं उनके लक्षणों में एक दूसरे से क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है स्नायु ऊतक, ऐच्छिक, पेशी या फिर ऊतक। बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन और बताइएगा आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आप टेंशन ना लें, मैं बार बार इन्हीं चीजों को आपको रिपीट करती हूँ। बहुत ज्यादा टेंशन ना लीजिएगा, आराम से अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए जैसे आप कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका स्नायु ऊतक। ठीक है, ऑप्शन जो पहला है वो है आपका स्नायु ऊतक। तो अस्थि मज्जा जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, एक प्रकार के ऊतक होते हैं जो शरीर की लंबी हड्डियों के जोड़ों पर रहते हैं। ठीक है, और ये जो अस्थि मज्जा है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लाल अस्थि मज्जा होता है और एक कौन सा होता है, पीला अस्थि मज्जा होता है। लाल और एक आपका क्या होता है, पीला अस्थि मज्जा होता है। भाई रिचार्ज का आ गया, बीच बीच में मैसेज बहुत आते हैं। ठीक है, तो लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और जो प्लेटलेट्स हैं वो लाल मज्जा है उसमें उत्पन्न होते हैं। मैं फिर करेक्ट कर देती हूँ कि लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो लाल मज्जा से उत्पन्न होते हैं, जबकि श्वेत कण पीले मज्जा से उत्पन्न होते हैं। इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो पीले मज्जा में ही वसी जो ऊतक होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्नायु ऊतक कहते हैं। तो ये वसी ऊतक ही मस्तिष्क और रीढ़ की ऊर्जा के लिए प्रमुख स्रोत होते हैं, इतना याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि पंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं है, सिर, धड़, ऑप्शन सी देखते हैं, अग्राम या फिर रक्त कण। तो बताइएगा अस्थि पंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी रक्त कण। ठीक है, जो रक्त कण है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी आपका जो सिर है, धड़ है, अग्राम है। ठीक है, ये अस्थि पंजर के भाग होते हैं, जबकि जो रक्त कणिकाएं हैं वो रक्त कोशिका में उपस्थित होती हैं। तो ये जो रक्त कणिकाएं हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, एक तो आपका लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, जो मैंने अभी बात की है। ठीक है, तो ये रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन और जो श्वेत रक्त कणिका है उसमें रोग प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि धड़, सिर और जो अग्राम है ये आपके अस्थि पंजर के भाग हैं, जबकि जो रक्त कणिकाएं हैं वो भाग उसका नहीं है, जो ऑप्शन डी मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहें। यह तत्परता कहलाती है पुट्टे, मसल टोन, अल्ना टोन या फिर कोई भी नहीं। बताइएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है मसल टोन। ठीक है, ऑप्शन जो बी है मसल टोन, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो पेशियों का शारीरिक क्रिया के तत्परता के लिए कसावट की स्थिति में रहना पेशी टोन या मसल टोन कहलाता है। ठीक है, तो सामान्य स्थिति में पेशी खुद ही कुछ तनी होती है जिसे हम टोन कहते हैं, और इसी टोन के कारण जो पेशियां होती हैं वो बिना थके एक ही स्थिति में रहती हैं, याद रखेंगे। और ये जो पूरी प्रोसेस है एक कार्य प्रणाली पर आधारित होता है, जिसके द्वारा अलग अलग समूह के जो पेशी तंतु हैं
वो शिथिल होते हैं और हर समूह को आराम और सक्रियता की अवधि प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ये रहे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को आज की जो सीरीज है वो पसंद आई होगी। मेरी लगातार कोशिश यही है कि मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन दूं ताकि आपके हर एक एग्जाम में आपको मदद कर सकें। इवन टीजीटी पीजी तो है ही, साथ साथ में नेट एग्जाम में भी ये आपको मदद करेंगे। इसके साथ साथ मैं अलग से ही नेट लेवल के क्वेश्चन ला रही हूँ जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, साथ साथ में हम जो न्यू पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं उनको भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आप फ्रेंड्स के हिसाब से ले लीजिए, टीचर के हिसाब से ले लीजिए, जैसे आप मुझे देखना चाहते हैं वैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है, लाइफ में हमारे बहुत प्रॉब्लम होती हैं। मतलब आपके फैमिली इशू हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, आपके लव इशू से लगा के हर चीज हो सकती है। बट बेसिकली अगर इन प्रॉब्लम से आप डील करके आगे बढ़ते हो, आगे इन प्रॉब्लम से निकलते हो, वही आपका बेस्ट पार्ट होता है। हम लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपको भी सीखते हुए जाना है, लेसन लेते हुए जाना है जो चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। तो मूव ऑन करिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। जो चीजें हो रही हैं, जो आपकी एग्जाम टला हुआ है, इसमें आपको स्ट्रेस हो रहा है, जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे थे वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। बट बेसिकली ब्रेक हुआ जरूर है, लेकिन आपको कंटिन्यू उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन ब्रेक नहीं करनी है। मेरा बस इतना ही कंसर्न है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपकी फीलिंग में अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ आप क्या इस वक्त फील कर रहे हैं। स्ट्रेस में होंगे, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी ये सारी सिचुएशन को हैंडल करने में। बट बेसिकली अगर आप काम होके रिलैक्स होके चीजें सोचेंगे, समझेंगे और पढ़ाई कंटिन्यू तरीके से करेंगे तो आगे आपको अचीवमेंट जरूर मिलेगी। 102% मैं बोल के कह रही हूँ आपको, ठीक है। सो हमेशा मोटिवेटेड रहिए, और मोटिवेशन कहीं अदर से आपको नहीं मिलेगा। सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और सेल्फ मोटिवेट अगर आप रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाएंगे आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो ये मेरी एडवाइस थी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा टेंशन हो रही थी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, लगातार पेपर की डेट चेंजेस होते रहते हैं। सो यहाँ पे ये चीज है। बट ये रही आज की क्लास। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में अपना प्यारा सा फीडबैक जरूर दिया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू। अपना ख्याल और अपने माता पिता ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।